जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने सरकार के सामने रखी दो महत्वपूर्ण मांगे। बोला इनको पहले करिए पूरा। आखिर कौन सी मांगे? और बात करूंगा पेंशन भोगियों की शिकायत पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या कहा और एक नंबर जारी किया है। यदि आपकी समस्या पीसीडीओ को लेकर है, सीपीपीसी को लेकर है, पीओआर को लेकर है, रिकॉर्ड को लेकर है, यदि आप आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी है, कोई केंद्रीय कर्मचारी, इस नंबर का इस्तेमाल करिए। आप ग्रेविस डाल के थक गए, इस नंबर का इस्तेमाल करिए, जो कि उन्होंने लोकसभा में जवाब दिया है। और मैं बात करूंगा तीसरे के ईसीएचएस कार्ड किन कंडीशन में होगा ब्लॉक। एक एडवाइजरी, जरा इसके बारे में बात करूंगा। दूसरी बात करूंगा सेना के नायक को वेटरन अचीव अवार्ड। यदि आप रिटायर्ड होने के बाद एक बहुत अच्छे सामाजिक काम कर रहे हो तो आपको उस काम के लिए अचीवर्स अवार्ड मिलेगा वेटरन्स का, और उसके लिए आपको क्या पहल करनी होगी, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करूंगा परमवीर चक्र विजेता सैनिकों का अपमान, यानी एक सैनिक का अपमान जो परमवीर चक्र विजेता है, यानी सरकार कितनी घटिया और कितनी निकम्मी हो गई है और कितनी राजनीति से स्तर पर पहुंच गई है कि अपनी जान कुर्बान करने वाले परमवीर चक्र विजेता को भी नहीं छोड़ रही। तो हमारा सबका क्या है? और पूर्व सैनिकों ने जताया विरोध, सरकार को घुटने पे आना पड़ा। तो दोस्तों खबरें करते हैं विस्तार से, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करूंगा फाइनेंशियल एक्सप्रेस की, जो सीधा सीधा कह रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग की शर्तें जो रखी गई हैं उनमें सबसे पहले कहा गया कि 12 साल बाद पेंशन में परिवर्तन और हर 5 साल पेंशन संशोधन समेत प्रमुख प्रस्ताव। यानी फाइनेंशियल एक्सप्रेस की 21 तारीख के न्यूज उन्होंने कहा है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनेगा, 8वां वेतन आयोग आएगा, लेकिन ये दो मुद्दे हैं जो लटके हैं, भटके हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास अटक गए जाकर, इनका आप निराकरण करिए। उन्होंने पूरा हवाला दिया कि संसदीय समिति की सिफारिश 65 साल के बाद 5% बढ़ोतरी के लिए सरकार चुप क्यों है? सरकार कर्मचारियों के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रही, मेहरबानी दिखा रही है, लेकिन यह बात पूरी रिकमेंडेशन गई है संसदीय कमेटी की। यानी नेता जब कह रहे हैं फिर तकलीफ किसको? नेता के ऊपर है कौन? वित्त मंत्री भी तो एक नेता है, लेकिन क्या क्या समस्या आ रही, इसके बारे में लिखा है कि 8वें वेतन आयोग कई प्रस्तावों के बीच प्रस्तावित टर्म्स ऑफ रेफरेंस केंद्र सरकार के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए वेतन संरचना, वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्त लाभों को संशोधित करने पर केंद्रित है। 8वें वेतन आयोग की शर्तें 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगे 8वें वेतन आयोग के तहत अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति का अभी इंतजार है, जैसा कि केंद्र ने पिछले महीने घोषणा कर दी थी और सरकार जल्द ही नामों की घोषणा करेगी। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि शिव गोपाल मिश्रा, सचिव एनसी जेसीएम कर्मचारी पक्ष ने पहले एक पत्र में एक फिर यह बात उठाई है। जैसा आप सभी को मालूम है कि चेन्नई में पिछले माह हुई अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक में हम लोगों ने फैसला लिया था कि 21 तारीख को शाखाओं के स्तर पर हम लोग अपनी जो बहुत ज़माने से पेंडिंग मांगे हैं उन पर हम लोग जो है वो तमाम साथियों के बीच में जाकर के आंदोलन करेंगे। और इसके बारे में हम लोगों ने वहाँ से आने के बाद में आपको पत्र भी लिखा था। मुझे आशा है कि 21 तारीख को यह आंदोलन बहुत ही जोरदार तरीके से आप लोग शाखा स्तर पर करेंगे और उसकी रिपोर्ट भी भेजने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ जो हमारी मीटिंग हुई और हमने कहा कि कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो कि पीछे पेंडिंग है, उनके ऊपर आप अपना वर्डिक्ट दीजिए। और उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सचिव के सामने यह कहा कि हमारा 12 साल बाद कम्युटेशन की रिकवरी जो कि 15 साल तक होती है, इसको आप 12 साल करिए और 5 साल पेंशन बढ़ाने के लिए संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को लागू करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए फिर सरकार को चेताया है। जैसा कि जेसीएम स्टाफ पक्ष की 12 फरवरी 2025 को डीओपीटी सचिव के साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे चर्चा हुई, लेकिन इन दोनों मांगों को लेकर सरकार उन्होंने अपना स्टैंड वैसा ही रखा है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनेगा। 8वें वेतन आयोग में क्या फिटमेंट फैक्टर होगा? समान फिटमेंट फैक्टर की बात की है कि इस बार पे लेवल 1 से 18 तक एक ही फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। यदि सबका अलग अलग बनता है तो आप उसको मेजोरिटी में लेकर आइए और सबको उसका फायदा होना चाहिए। यह नहीं है कि जो नीचे वालों को कम फायदा, ऊपर वालों को मल्टीपल फैक्टर के हिसाब से ज्यादा फायदा होगा। इन प्रमुख बिंदुओं पर सरकार के सामने अपना प्रस्ताव रखा। दोस्तों जैसा कि आप समझ सकते हो, शिव गोपाल मिश्रा जी एक रेलवे यूनियन फेडरेशन के सचिव हैं और लगातार कल भी उन्होंने चेन्नई में अपना धरना प्रदर्शन रखा, अपनी मांगों के लिए, अपने रेलवे कर्मचारियों के लिए अपनी बात रखी।
उन्होंने कहा है कि उनके बिल्कुल रहने का, खाने का, स्टैंडर्ड तक का पूरा ख्याल रखते हो। ये होती संगठन की एकता। और मैं बात करूं आर्मी के परिप्रेक्ष्य में तो बड़ा दुख होता है कि यहां पर सब अपनी ईगो में सेल्फिश रहते हैं, सबको अपने तरीके से ले लेते हैं, एक दूसरे की कोई परवाह नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई उस तरीके का कर्मचारियों का संगठन नहीं है। हम संगठित होते हैं तो संगठन होने से ही पहले हमें विभाजन की प्रक्रिया उसमें सीधे सीधे लग जाती है। तो जरा शिवगोपाल मिश्रा जी का भी आप वीडियो में आपको दिखाऊंगा, और उन्होंने सरकार के सामने रखा है, और लग रहा है हमें भी इनके ही पीछे चलना पड़ेगा, क्या इन्हीं के भरोसे रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी शायद अपनी कोई ताकत उतनी कारगर नहीं है। आपकी क्या राय जरूर दे, स्पष्ट करें। अब बढ़ते एक और अगली खबर की तरफ। जैसा मैंने बात, पेंशन भोगियों की शिकायत। हाँ जी दोस्तों, यदि आप पेंशनर हैं, किसी भी विभाग से पेंशनर हैं, यदि मैं आर्मी के संदर्भ में बोलूं, यदि आपकी समस्या पीसीडीएस से है, स्पर्श की समस्या है, सीपीपीसी की समस्या है, रिकॉर्ड की है, या आपके पीएओआर की समस्या है, समस्या पेंशन संबंधी हो सकती है, समस्या ओआरओपी के संबंधी हो सकती है, आपके फैमिली पेंशन के संबंधी हो सकती है, एरियर के संबंधी हो सकती है, और जो सर्कुलर है जिससे कई प्रकार के एरियर और पेंशन में पेंशन बढ़ाने के प्रावधान है, यदि आपकी समस्या नहीं सुनी जा रही, इसके ऊपर सवाल पूछा गया और सवाल का जवाब दिया गया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के मंत्री, राज्यसभा में क्वेश्चन पूछा गया। उन्होंने कहा, विल द प्राइम मिनिस्टर बी प्लीज टू स्टेट द मैनर इन विच सेंट्रलाइज्ड पेंशन ग्रीवेंस रेडरेस मॉनिटरिंग सिस्टम हैज इंप्रूव्ड एंड प्रोसेस फिलिंग कंप्लेंट। उन्होंने कहा है रिगार्डिंग पेंशन एंड रेडरेसल ऑफ सिटीजन। उन्होंने कहा है कि जो आपका सीपीएन ग्राम जो आपने बनाया, सीपीएन सेंट्रलाइज्ड पेंशन ग्रीवियंस रेडरेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, वो किस तरह काम कर रहा है, क्या पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिल रहा है, समस्याओं का समाधान हो रहा है, निराकरण हो रहा है। और उन्होंने तमाम सवाल पूछे और उसमें उन्होंने जवाब दिया कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन ग्रीवियंस रेडरेस मॉनिटरिंग सिस्टम is an online portal filling, tracking and speedily redress of the pension related grievance of the central government pensioners, family pensioner. सभी के लिए कहा था grievance register either directly on the portal of DOPPW on behalf of complaints after receiving details through email, post integrated grievance cell center toll free number 1800111960. द पोर्टल इज वेब रिस्पॉन्सिव। उन्होंने कहा आप ऑनलाइन दे सकते हो, ग्रेवियंस डाल सकते हो, नहीं तो आप 1800111960 पे कॉल करके आप अपनी ग्रेवियंस दें। द फीडबैक इज ऑब्टेन फ्रॉम कंप्लेंट बाय द फीडबैक कॉल सेंटर फ्रॉम DARPG आफ्टर द रेडरेसल ऑफ ग्रेवियंस। उन्होंने कहा है कि इसका आपको फीडबैक भी मिलेगा, जैसा कि मैं आपके सामने ये पत्र भी शेयर कर रहा हूं। और शिकायत के बारे में उन्होंने सीधा सीधा उस नंबर का जिक्र किया जो एकीकृत शिकायत प्रकोष्ठ कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800111960 के माध्यम से भी आप कर सकते हो। उन्होंने कहा है इसकी गुणवत्ता के लिए फीडबैक से आपसे पूछा जाएगा। कार्बन के पे सरकार की प्रतिबद्धता, पेंशन भोगियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम। सीपीएन ग्राम पेंशन भोगियों के लिए शासन को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वास्तविक समय पर नजर रखने, सक्रिय प्रतिक्रिया तंत्र, तेज समाधान जैसी सुविधाओं के साथ यह प्रणाली अधिक उत्तरदायी प्रशासन बनाने के सरकारों के प्रयासों का एक प्रतीक है। क्योंकि सरकार उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर इस प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने का काम जारी रखे हुए है, इसलिए सीपीएन ग्राम शिकायत निवारण तंत्र के लिए एक मानक स्थापित करने, पेंशन भोगियों को सशक्त बनाने, उनकी आवाज को सुनने और सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। जैसा आपने सुन लिया होगा दोस्तों कि केंद्रीय पेंशन भोगी शिकायत निवारण जो प्रणाली है 13 फरवरी 2025 को सवाल पूछा गया, और जिसमें कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये जवाब दिया कि उन्होंने कहा आपकी किसी भी समस्या का समाधान 30 दिनों की बजाय 21 दिन के भीतर गुणवत्तापूर्ण निवारण सुनिश्चित करना है। जैसा कि आप लेटर दे सकते हो, 17 फरवरी का ये एक न्यूज है। तो दोस्तों आपको हमने कहा कि बिल्कुल घबराएं नहीं। यदि आपको ग्रेवियंस रजिस्टर्ड करना नहीं आती तो ये जो मैंने नंबर बोला इस पर एक बार में नहीं लगता है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, क्योंकि टोल फ्री नंबर है, बिजी रह सकता है लेकिन ये बंद नहीं रह सकता, जरूर रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि हमने खुद इस पर ग्रेवियंसेस डाले हैं। वहां से भी कॉल आता है, आपसे फीडबैक मांगी जाती है, आप संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे कार्रवाई की जाती है दोस्तों। तो इसका पूरा फायदा उठाएं। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपसे बात कर रहा हूं ECHS के बारे में, और केंद्रीय क्षेत्र ECHS जबलपुर की तरफ से एक लेटर है
कि प्राथमिक लाभार्थी द्वारा जीवन प्रमाण पत्र और पात्रता दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए, यानी उन्होंने कहा है एनुअल वैलिडेशन ऑफ ईसीएचएस मेंबरशिप ऑफ डिपेंडेंट्स बाय सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट एंड एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी बेनिफिशियरी। यदि आप प्राइमरी बेनिफिशियर हैं तो आपको एनुअल वैलिडेशन के लिए क्या क्या पात्रता चाहिए। 15 फरवरी 2025 का लेटर है, जिसको लेटर चाहिए ले सकते हैं। कॉपी ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएस लेटर नंबर सो वाइड लेटर अंडर रेफरेंस window of giving 3-month extension to ECHS smart card of beneficiaries to carry out their annual validation has been withdrawn, action to be taken by ex-serviceman beneficiary OIC-PC given as letter। और सबके लिए हिदायत दी है कि आप OIC-PCHS हैं या आप लाभार्थी, तो आपको क्या करना है। उन्होंने कहा अब से कोई भी ECHS लाभार्थी जो कार्ड सक्रिय रहने की अवधि के दौरान वार्षिक सत्यापन पूरा करने के लिए दस्तावेज अपलोड करने में विफल रहा है, उसे दस्तावेज अपलोड करने और वार्षिक सत्यापन पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया जाएगा। वार्षिक सत्यापन स्वीकृत होने तक ईसीएचएस लाभार्थी को उस अवधि के लिए चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि लाभार्थी द्वारा अंतिम वार्षिक सत्यापन की समाप्ति की तिथि से 1 वर्ष बाद भी वार्षिक सत्यापन नहीं कराया गया तो लाभार्थी का ईसीएचएस कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। 1 वर्ष की समाप्ति के बाद माता पिता के वार्षिक सत्यापन की प्रक्रिया बाद में जारी की जाएगी। आप समझ चुके होंगे। एनुअल वैलिडेशन है आपके डिपेंडेंट्स का, तो 1 साल के बाद आप कराओगे तो कार्ड बंद हो जाएगा। 1 साल के अंदर प्रक्रिया है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए वैलिडेशन से पहले ही आप अपनी इस प्रक्रिया को करा सकते हो। जैसे कि इसका एक ऐप निकल गया, ऑनलाइन जाइए, अपने डॉक्यूमेंट दस्तावेज अपलोड करिए और 1 साल के लिए सुनिए है। तदनुसार यह अनुरोध किया जाता है कि लाभार्थियों के दस्तावेजों को आरसी जबलपुर को अग्रेषित न किया जाए ताकि भविष्य में उन्हें 3 महीने का एक मुश्त विस्तार दिया जा सके। यह अनुरोध किया जाता है कि और इसे एएसएम तक प्रशासित किया जाए ताकि आश्रितों को वार्षिक सत्यापन सुचारू रूप से किया जा सके। शिवेंद्र सिंह लेफ्टिनेंट कर्नल का ये लेटर है, आप ले सकते हो, देख सकते हो और समझ सकते हो कि इसमें क्या क्या लिखा है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों सेना के एक नायक को वेटरन अचीव अवार्ड। हाँ जी दोस्तों, आप समझ सकते हो कि सेना में रहते हुए बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, लेकिन कुछ सैनिक हमारे जो रिटायरमेंट के बाद समाज के लिए या युवाओं के लिए जो काम करते हैं उन्हें वेटरन अचीव अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और यह एक नायक लेवी मार्क को वेटरन अचीव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हम उन्हें साधुवाद देते हैं। यानी 164 इन्फेंट्री बटालियन के नायक ए लेवी मार्क 20 फरवरी 2000 में पूर्वी कमान के सेना प्रमुख जनरल कमान में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा वेटरन अचीव अवार्ड से सम्मानित किया गया। यानी उन्होंने क्या काम किया आप देख सकते हो। उन्होंने उनका काम और काम की उन्होंने फीडबैक सोल्जर बोर्ड के जरिए लगातार भेजी गई। उन्होंने जैसा कहा गया है कि सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए, यानी वहां के युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने की प्रेरित करना, उन्हें निःशुल्क ट्रेनिंग देना और कई प्रकार के एक्सर्विसमैन को इस बात के लिए, और एक्सर्विसमैन की जितनी उस इलाके में समस्या है, पेंशन को लेकर के, ईसीएचएस को लेकर के, उन्होंने एक इस तरीके का एक ग्रीवेंसेस सेल बनाया था और लोगों की लगातार उसमें मदद कर रहे थे। इस पर में कई उन्होंने काम किए और लोगों ने फीडबैक दिया तो इन्हें इस तरीके का अचीवर अवार्ड मिला है। तो आप समझ सकते हो बहुत सारे सैनिक संगठन लगातार अपने सैनिकों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अपनी फीडबैक किसी एक चैनल के जरिए आगे पहुंचानी है, चाहे सोल्जर बोर्ड हो, स्टेशन हेडक्वार्टर में हो, ताकि उनकी अनुशंसा की जाए और उन्हें इस तरीके का सम्मान मिल सके। दोस्तों अब मैं बात करूंगा परमवीर चक्र विजेता का अपमान नहीं सैनिक सहेंगे। गाजीपुर का है, आप सबसे पहले वीडियो देखिए। आप देख रहे हैं कि आने वाले आज किसी भी जो हमारे देश के लिए जो अपना अहम उसने अपने जान को निछावर किया वीर अब्दुल हमीद, उनका नाम स्कूल से हटा दिया जाता है। ऐसे सब जो काम सैनिकों के विरोध में आज बहुत से ऐसे शहीद परिवार हैं जिनका स्टेचू नहीं है, उनके नाम से आज द्वार नहीं है, किसी स्कूल पे नाम नहीं है। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सौर सैनिक संगठन काम कर रहा है और इसी को बढ़ाने के लिए हम लोग ये संगठन बनाए हैं और आज एकजुट हुए हैं। कि ये पूर्वांचल के पूर्व सैनिक हैं, उन्होंने इस बात पर गुस्सा आई कि उन्होंने आपने देखा होगा कि स्कूल से शहीद वीर अब्दुल हमीद का नाम मिटा दिया गया था। इस पर परिवार और स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई। मामला बढ़ने पर प्रशासन ने नाम फिर लिखवाने का आदेश दिया। समझ सकते हो, शहीद वीर अब्दुल हमीद जो कि परमवीर चक्र विजेता है, हमारा एक गौरव है। 4 ग्रेनेडियर के एक सिपाही 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान खेमकरण सेक्टर में आसल उत्ताड़ में वीरता दिखाई थी। उनके बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
उन्होंने अपनी गन माउंटेड जीप से पाक के 7 टैंक तबाह किए थे। और ऐसे वीर सपूत की आप समझ सकते हो, क्या उनका जो नाम स्कूल पे लिखा था उसको मिटा दिया, किसी नेता का लिख दिया। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि इनका पेट नहीं भर रहा है। 20 साल से 100 साल तक ये राजनीति करते हैं, मुफ्त की पेंशन लेते, तनख्वाह लेते, इनका परिवार पलता है। और राजनीति में किसी भी एक पार्टी से नहीं, 10 पार्टी में मुंह मार के आते हैं और इन्हें भारत रत्न मिलता है। और भारत रत्न हमारे फील्ड मार्शल साहब मानिक शाह साहब को नहीं मिला। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और पूरी सेना को इतना अग्रेसिव बनाया, स्टार्टिंग से इतना संघर्ष किया। लोग कितना परमवीर चक्र मिलते हैं, अपनी जान कुर्बान कर देते, बलिदान दे देते हैं, ईमानदार रहते हैं, उन्हें कोई भारत रत्न की बात भी नहीं कर सकता। और यहां एक परमवीर चक्र विजेता का नाम की एक तख्ती स्कूल में लगी, इनको भी नेताओं को प्रॉब्लम आ गई। चमचागिरी और चापलूस की हद होती है। अपने नेताओं को भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं, इन्होंने भारत को आधा से ज्यादा लूट के रखा है। ये देश का युवा है, जाग जाओ, इसको समझना होगा। अपने हकों के लिए आपको लड़ना होगा। और ये फिर दबाव बनाया गया पूर्वांचल के जितने भूतपूर्व सैनिक सब इकट्ठे हुए और सबने इस बात को सरकार के सामने रखा और 24 घंटे में सरकार को फैसला बदलना पड़ा। यानी समझ सकते हो, आपको यह समझा रहा हूं कि यदि आप सैनिक एकजुटता होकर एक बार रोड पर लाखों की संख्या में आ जाए, सरकार हिल जाएगी और विपक्ष को भी मौका मिलेगा। यहां विपक्ष भी इसलिए इंतजार कर रहा है कि सैनिक एकजुट है नहीं, इसलिए आपके साथ विपक्ष नहीं खड़ा होता और सरकार आपकी नहीं सुनती। इस पर आप जरूर कमेंट्स करेंगे। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। सर, वीर अब्दुल हमीद के गेट को क्षतिग्रस्त किया गया और उनके जो नेम प्लेट था, यानी जो उनके नाम से स्कूल का नाम था, हटा करके वहां पीएम का नाम लिख दिया गया था। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिसने भी किया ये बहुत ही गलत है और ये सार्वजनिक संगठन अपने सैनिकों के तरफ से उसका कठोर निंदा करती है। और ये भी कि ऐसा भविष्य में जो दोबारा उन्होंने 24 घंटे के अंदर ही उसको पुनः अपना उस नाम को लिख दिया गया, हम लोगों ने खूब उसका विरोध भी किया और आने वाले समय में बहुत ज्यादा उसका हम लोग इसका बड़े प्रदेश लेवल पे इसका विरोध करने वाले थे। लेकिन इसी उपरांत तब तक फिर दोबारा से उसका नाम अंकित कर दिया गया। तो ये जिसने भी किया, जो भी सोच के साथ किया, वो बहुत ही निंदनीय है।